So, welcome to the online batch of Divine Learning Center. This is Ray Optics Part 2. तो हमें आज पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे, है ना? रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं लाइट रे का. तो क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे में? जब भी कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका पाथ चेंज हो जाए उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ रे. जैसे मान लो ये हमारी क्या है, एक एक्सिस है. ये एक्सिस वो रिप्रेजेंट कर रही है कि इसके ऊपर मीडियम कुछ और है, इसके नीचे मीडियम कुछ और है, इस पार कुछ और, इस पार कुछ और. तो मान लो ये एयर है और ये वाटर है. अब एयर और वाटर को कंपेयर करो. एयर कैसा होगा? रेयरर मीडियम होगा और वाटर कैसा होगा? डेंसर मीडियम होगा. तो रेयर और डेंसर भी कैसे समझते हैं हम? कंपैरिजन से समझते हैं. अब इसी जगह पे अगर मैंने यहाँ पर वाटर ले लिया होता और यहाँ पर मैंने ग्लास ले लिया होता तो फिर ये मेरे लिए क्या हो जाता? रेयर मीडियम हो जाता और ये मेरे लिए डेंसर हो जाता, क्योंकि इन दोनों के कंपैरिजन में ग्लास के पर यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल ज्यादा अरेंज्ड है. तो हमें देखना है कि हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, है ना? तो कंपैरिजन वैसे अच्छी बात नहीं है, हमें खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, पर पूरा साइंस कंपैरिजन से ही चलता है. तो एयर मीडियम में मान लो किसी ने रे फेंकी, ये अच्छा ये क्या है? ये नॉर्मल है. ये नॉर्मल कौन है? जो हर जगह बार बार फिजिक्स में हमको देखने को मिलता है. तो ये नॉर्मल वो व्यक्ति है जो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे को एक ही पॉइंट पे रिफ्लेक्ट शो करने की ताकत रखता है. तो मान लो ये हमारी इंसिडेंट रे आई, ठीक है, आई 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 आई, एंगल हमेशा नॉर्मल से बनता है. अब क्या हुआ? एयर में तो आराम से फैल के आ रही थी, लेकिन जैसे ही डेंसर में एंटर हुई तो क्या होगा? बेंट टुवर्ड द नॉर्मल. अब फैल नहीं पाएगी, एंगल कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा. तो इन केस ऑफ रेयर टू डेंसर एंगल आर जो होता है वो छोटा होता है एंगल आई से, है ना? इसी के अलावा अगर दूसरा केस करें जिसमें हम क्या करें कि हमने एक एक्सिस ले ली जो क्या बता रही है? डेंसर टू रेयर ले लो अब, है ना? मतलब वाटर टू एयर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो दोस्तों, जो लेना है आपको. ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये आया. अब क्या हो जाएगा? ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये आई है, ये नॉर्मल है, तो ये क्या हो जाएगा? ज्यादा. तो जब डेंसर टू रेयर आती है तो आर जो हो जाता है वो बड़ा हो जाता है, किससे? आई से. तो ये रिफ्रैक्शन है. रिफ्रैक्शन की जरूरत हमको क्यों पड़ती है? हम प्लेन मिरर से क्यों काम नहीं चला सकते? अच्छा प्लेन मिरर है मान लो, मतलब अगर रे का डायरेक्शन कैसा है समझो, ये नॉर्मल है ना, यही पाथ पे रे आए, अगर यही पाथ पे रे आए तो वो वैसे ही चली जाएगी विदाउट बेंडिंग. झुकेगा नहीं साला वाली बात कि मैं नहीं झुकूंगा, ना दूर जाऊंगा ना पास आऊंगा, मैं जैसा जा रहा हूं मैं वैसा ही चलता. तो नॉर्मल व्यक्ति बन के चलो, जैसे चल रहे हो चलते रहो, कहीं झुकने की जरूरत नहीं, कहीं उठने की जरूरत नहीं, एकदम संतुष्ट. तो ये नॉर्मल एकदम सेटिस्फाइड वाली रे है, ये कहीं पर भी नहीं जाती. कोई सा भी मीडियम हो, डेंसर टू रेयर या रेयर टू डेंसर, अगर वो नॉर्मल पाथ को कवर करती है तो वो कहीं पर भी झुकती नहीं है. ठीक है? तो जिंदगी भी एक ऑप्टिक्स की तरह है. नॉर्मल से हट जाओगे तो भटक जाओगे. तो नॉर्मल से नहीं हटना है. अगर आपको कोई भी डेविएशन लाइफ में नहीं चाहिए तो नॉर्मल पाथ पे आप चलते रहो. चलो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. कुछ तो लॉ बने होंगे, कुछ कानून कायदे हमेशा बनते हैं. जिंदगी में भी बहुत है कानून कायदे, तो इधर भी है भाई, है ना? तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सब एक ही प्लेन में आने चाहिए. देखा ना हमने, नॉर्मल भी यहाँ पर है, ये भी यहाँ पर है, ये भी यहाँ पर है, सब एक ही प्लेन में आना चाहिए. इट इज लाइक अ जॉइंट फैमिली. दादी ने बोला है सबको साथ साथ रहना है. और जॉइंट फैमिली में पर्सनल स्पेस किसको मिलता है? किसी को नहीं, सिर्फ टूथपेस्ट के ट्यूब को, और किसी को नहीं मिलता. चलो कम ऑन, इट्स लेट्स स्टडी. तो ये सब एक ही प्लेन में आने चाहिए, इंसिडेंट रे हो, रिफ्रैक्टेड रे हो या फिर नॉर्मल हो. दूसरा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ कि रेशो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. 1 से 2 में जा रही है, 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 का केस चल रहा है हमारा. तो इस केस में
जो ये रेशो है ये हमेशा कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? हम ईटा से डिनोट करते हैं। ईट मारने का मन करे वो है ईटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ काम नहीं था इसका, बेमतलब बीच में जंप मार दिया है, अभी स्टडी करनी पड़ रही है। तो ईटा है ना, तो अब ईटा जो है वो क्या है? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसमें हम सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम को इस तरीके से लिखते हैं। अगर फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 1 2, है ना। ये 12 नहीं है, 1 2 है, 2 1, और ऐसे नहीं पढ़ लेना। अगर आपका ईटा 2 1 1 से ज्यादा है, मतलब ये जो वैल्यू आई ना आपकी, ये जो रेशो आएगा ना, अगर ये आपका 1 से ज्यादा आ गया, ईटा 2 1 1 से ज्यादा हो गया, तो एंगल आर जो हो जाएगा वो आपका रिफ्रैक्टिव जो एंगल है, मतलब जो वो पाथ कवर कर रही है उसमें जब एक्सक्यूज मी, उसमें जब वो एंगल रिफ्रैक्शन का बना रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होगा। ये डायरेक्ट समझ लेना, एमसीक्यू के लिए है। और अगर ईटा 2 1 1 से छोटा है तो एंगल आर बड़ा है एंगल आई से, राइट। चलो एक और बात समझ लो, अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड में जानना है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? स्पीड में चेंज बताता है कि आप रेयर से डेंसर में जाओ या डेंसर से रेयर में जाओ तो उसके स्पीड में कुछ चेंज आता है, या तो स्पीड बढ़ जाती है या तो स्पीड घट जाती है। पाथ नहीं बताता, पाथ हमको रिफ्रैक्शन बता रहा है, एंगल दे रहा है। तो वो एंगल का भी एक फॉर्मूला है साइन आई अपॉन साइन आर, और दूसरा एक है आपका कि जिसमें वो आपको स्पीड की बात कर रहा है। तो स्पीड अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाले कि जिसमें मान लो कि वो वैक्यूम से किसी एक मीडियम में जा रहा है, तो वैक्यूम में तो स्पीड ऑफ लाइट ले लोगे और दूसरे मीडियम में जो भी वेलोसिटी आएगी वो ले लोगे। तो स्पीड इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एंड इसी की स्पीड किसी भी मीडियम में, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर, एयर, ग्लास, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब एक आया आपका लेटरल शिफ्ट, इसी के बाद उस पर भी कई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। लेटरल शिफ्ट, सो दिस इज अ ग्लास स्लैब, ये यहां से ले लो एक नॉर्मल, है ना। अब एक इंसिडेंट रे आई यहाँ पे, ये एंगल आई है। अब जैसे ये जाएगी तो बेंट होगी, ये बेंट होके आई 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 यहाँ पे आई, ठीक है। चलो भाई ये आर, यहाँ पे एक नॉर्मल ले लो, अभी वापस एक्सपांड हो जाएगी। आनी कहाँ चाहिए थी? आनी यहाँ चाहिए थी। इधर के लिए हमारे लिए ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा? इसके जस्ट इक्वली हो जाएगा। आई, इसको I2 मान लो और इसको R2 मान लो, ये I1 मान लो, इसको R1 मान लो, है ना। अब देखो ये रे आनी ऐसी चाहिए थी, लेकिन ये आई कैसे? बिकॉज ऑफ दिस ग्लास स्लैब इधर आई। तो ये जो एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला हमको, इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। जस्ट चेंज ऑफ पोजिशन, नथिंग एल्स, खाली पोजीशन चेंज होगा, बेंडिंग नहीं होगी, है ना। तो खाली क्या हुआ? पोजीशन चेंज हुई है। देखो जैसी रे थी वही बात है, बेंड नहीं हुई, एकदम पैरेलल डिस्टेंस में दोनों बाहर निकलेगी, राइट। जैसे एक ट्रांसवर्सल लाइन बना लो, को इंटीरियर्स का सम लो तो 180 आएगा, आप ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हो जिसने मैथ्स पढ़ा हो, है ना। तो बेंडिंग नहीं है, सिर्फ शिफ्ट है। इस शिफ्ट को लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रियल एंड अपेरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर से एक धोखा मिलने वाला है आपको। देखो ये एक कंटेनर ले लिया आपने, है ना। यहां आप हो, मतलब ये आंखें हैं, मेरी आंखों पे मत जाओ। यहां एक ऑब्जेक्ट है, इससे मान लो अभी आपको 2 रेज निकल रही है, एक निकल रही है कुछ इधर ही सीधी आइस पे, ये पानी का लेवल है, तो इसकी रियल डेप्थ कितनी है? इतनी है इसकी रियल डेप्थ, है ना। अब होगा क्या? एक रे मान लो ऐसी गई, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो, ये इंसिडेंट है। जैसे एयर में जाएगी तो क्या हो जाएगी? जानी ऐसी चाहिए, कैसी जाएगी? थोड़ी दूर से जाएगी, ये रिफ्रैक्टेड रे। इसको अगर मैं पीछे की तरफ मिलाऊं तो कहीं पर यहाँ पर इमेज बन रही है, दोनों रेस जहाँ मिलेगी वहां इमेज बनेगी। तो ये जो है ना, आइस को ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिखेगा, कहाँ दिखेगा?
यहाँ पे, क्योंकि इमेज का बन रही है यहाँ पे, तो मेरी जो अपीरेंट डेप्थ है वो ये है। सच्चाई गहरी है, दिख तो इतना रहा है, तो धोखा हो गया आपके साथ। तो पानी के अंदर आपने देखा होगा, आपको जो सरफेस है वो बहुत ऊपर की तरफ लगता है। स्विमिंग पूल्स वगैरह में ये एक्सपीरियंस आप कर सकते हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई आप लोग का? आई थिंक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। यस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो भगवान कहते हैं अपने अंदर झांको, फिजिक्स भी वही बोलता है, खाली अपने अंदर झांको, दूसरों की बुराइयां मत देखो। तो मान लो अब मेरे पास क्या कर दिया मैंने भाई, एक ऑब्जेक्ट ले ली, रेयरर और डेंसर मीडियम पहले ले लो। ये रेयर है, ये डेंसर है। इसमें तो उल्टा करना है, नीचे से ऊपर की तरफ ले जानी है और डेंसर टू रेयर ले जानी है। दो कंडीशन तो है भाई इसकी। तो ये मान लो मैंने एक सरफेस ले लिया, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से जैसे ही मेरी रे, ये मान लो एक रे गई सीधी, तो सीधी निकल जाएगी, आप सबको पता है। लेकिन अगर वो किसी एंगल से गई, ये नॉर्मल मैंने बनाया, तो ये एंगल आई है, ठीक है, तो ये कैसी जाएगी? ऐसी जाएगी। ये एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल है, राइट। अब क्या करूं मैं? धीरे धीरे जो ये आई का एंगल है ना, ये बढ़ाती जाऊं। चलो थोड़ा सा इंक्रीज करें आई को, देखो इंक्रीज हो गया, आई को इंक्रीज कर दिया मैंने। तो आर कैसा हो जाएगा? यहाँ पे मेरा आर बढ़ेगा कि घटेगा? मेरा आर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि एंगल आई जितना है उससे ज्यादा ही रिफ्रैक्शन मिलेगा ना, डेंसर टू रेयर जा रही है। तो मान लो ये इतना बढ़ गया, इससे बढ़ गया। एक और बार मैं आई भेजती हूँ, इधर भेजा, बहुत आई बढ़ गया, तो मेरा ये जो है ना रिफ्रैक्शन वो यहीं हो रहा है, इधर 90 डिग्री पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, 90 डिग्री का रिफ्रैक्शन मिल रहा है। अब इसके बाद जो केस आएगा, आई मैंने भेजा, ये आई है, अब 90 डिग्री का रिफ्रैक्शन हो गया, अब सीधा कहाँ आएगी रे? सारी अंदर आएगी। क्या पहले अंदर नहीं आ रही थी? तो पहले भी अंदर आ रही थी, कुछ रिफ्रैक्शन हो रहा था, कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा था, कुछ रिफ्रैक्शन कुछ रिफ्लेक्शन। लेकिन एक केस आएगा लाइफ में जब सारी की सारी रे अंदर की तरफ ही आएगी, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पे रिफ्रैक्शन 0 है, खाली रिफ्लेक्शन हुआ। तो जब ये है क्रिटिकल एंगल, ये जो एंगल है आर, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। इंसिडेंट का क्रिटिकल एंगल क्या है कि जब आर कितना हो जाए? 90। जब आर 90 पे आ जाए, उस एंगल को, उस एंगल से जब हम लाइट भेज रहे हैं, उसको बोलते हैं क्या? क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल। ऑब्जेक्ट रे निकालते जाओ, एक टाइम ऐसा आ जाए कि हम इंसिडेंट एंगल को इतना बढ़ा दें कि जो रिफ्रैक्शन हो वो 90 डिग्री पे हो जाए। उसके जस्ट बाद वाली जो रे जाएगी वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस देगी। इजी टॉपिक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो रे खुद आपको समझा रही है, बाहर नहीं देखो, अपने खुद के गिरेबान में झांको। चलो नेक्स्ट टॉपिक है कि इसके क्या क्या एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों इतना हमारा कीमती वक्त दे रहे हैं, इतना वक्त हम अपने सेटिंग्स में दे। तो चलो नेक्स्ट इज प्रिज्म। प्रिज्म क्यों पढ़ रही हूँ बेटा मैं? क्योंकि ये क्या है? एप्लीकेशन है इसकी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की, ठीक है। तो पहली एप्लीकेशन क्या लिया हमने? प्रिज्म। अगर हम प्रिज्म ऐसा लेते हैं जो एक 90 डिग्री पे बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है ऑफ कोर्स, तो ये दोनों एंगल कितने होंगे? 45 डिग्री पे होंगे। इस प्रिज्मा को मैं अलग अलग तरीके से रख सकती हूँ। एक ऐसे रख दूँ, एक मैं इसको कैसे रख दूँ? ऐसे रख दूँ, है ना, ये 90 डिग्री, ये 45, और एक इस बार मैं इसको ऐसे भी रख सकती हूँ कि ये 90 डिग्री, ये 45। इसको ऐसे 3 तरीके से रख सकती हूँ। ये तीनों ही तरीके में मैं इस प्रिज्म से ऐसी इमेजेस बना सकती हूँ जो मुझे रिक्वायर्ड है। तो 3 केसेस प्रिज्म में पढ़ने हैं जिसमें हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला, अगर नींद तो नहीं आ रही ऑफकोर्स आप लोग को, चलो, अगर मुझे किसी रे को 90 डिग्री से डेविएट करना है, तब मैं उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए एक प्रिज्म लूंगी। वो जो प्रिज्म होगा मैं ऐसे लूंगी, ये देखो ऐसे लिया प्रिज्म मैंने, राइट। इसको मैं नाम दे दूं P
क्यू आर, यहाँ इधर पी दे दो, याद रहेगा आपको, प्रिज्म पी क्यू आर। चलो एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे ए बी, ये गई सीधी, तो ये इसको कैसे बेंड करेगी, ऐसे, राइट। ये गई सीधी, ये इसको कैसे बेंड करेगी, ऐसे। ये मेरा बना ए डैश बी डैश। पूरे ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज कैसी मिली, ऐसी। ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज ऐसी मिली। कितने डिग्री पे डेविएट हो गया, तो 90 डिग्री डेविएशन के लिए हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं। दूसरा केस, ये पहला हो गया आपका। दूसरा केस, अगर आपको क्या करना है, 180 डिग्री पे अगर आपको उसको शिफ्ट करना है और उसको इन्वर्ट करना है, मतलब इमेज उल्टी भी चाहिए और 180 डिग्री पे आनी चाहिए, मतलब यहाँ कहीं नहीं आनी चाहिए, वापस यहीं आनी चाहिए। तो हम प्रिज्म को कैसे रखेंगे, प्रिज्म को हम रख देंगे ऐसे, 90 डिग्री पे एंगल आना चाहिए, ये 45, ये पी क्यू आर रखा हमने। ये मैंने लिया ए बी, तो सीधी जाएगी, तो कहाँ जाएगी, यहाँ पर, यहाँ से भी सीधी। फिर ये गई यहाँ पर, यहाँ से भी सीधी, तो ये हमारा आ गया बी डैश ए डैश। आ गई ना, घूम फिर के वापस यहीं पर 180 डिग्री पे डेविएट हो गई। 180 डिग्री डेविएशन भी है और इमेज कैसी है, इन्वर्ट भी है, उल्टी भी है। तीसरा एक केस और है मजेदार, जब आपको क्या चाहिए, 180 डिग्री पे तो चाहिए, हाँ, इन्वर्ट इमेज चाहिए, लेकिन डेविएशन नहीं चाहिए, मतलब एंगल झुकना नहीं चाहिए, जैसे भेजा था वैसे ही मिले, डेविएट ना हो। तब आप ट्राइंगल को रखोगे ऐसा, ये 45 डिग्री वाला है, ये 90 डिग्री वाला है। यहाँ रख दो ऑब्जेक्ट, यहाँ से जैसे ही जाएगी तो ये कुछ कैसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी, यहाँ से टकरा के ऐसी जाएगी, यहाँ से वापस 90 डिग्री पे जाते जाएंगे। यहाँ से गई तो यहाँ से जाएगी तो कैसे जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ से गई तो यहाँ हो जाएगी, यहाँ से गई तो यहाँ जाएगी, आई आई आई, ये ए डैश बी डैश है ना, ये ए बी। तो इस तरीके से हमको विदाउट डेविएशन सेम प्लेन में एंगल इमेज मिल सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा यूज है इसका। दूसरा है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। ऑप्टिकल फाइबर भी एग्जाम में एप्लीकेशंस आती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, या फिर वो डायरेक्ट केस दे सकते हैं कि अगर हमको ऐसी इमेज चाहिए 180 डेविएशन पे चाहिए और इन्वर्टेड चाहिए तो कैसा प्रिज्म लेना है, तो आपको उसका डायग्राम आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल फाइबर। तो ये एक हेयर थिंग स्ट्रैंड होता है, ग्लास या फिर प्लास्टिक फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है। ऑप्टिकल सिग्नल को एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाने के लिए यूज होता है। इसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मल्टीपल टाइम्स होता है जब तक रे बाहर नहीं आ जाती। तो ये कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ होता है, ऐसा है ना, डबल लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं क्या, क्लैडिंग। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं क्लैडिंग। ये जो लेयर है ना क्लैडिंग, ये भी ग्लास की होती है, जैसे कोई सिग्नल बाहर नहीं आ पाए। इसको हम किसी एक पर्टिकुलर एंगल से अंदर की तरफ फेंकेंगे तो जो रे होगी ये बार बार इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी ना, रिफ्लेक्ट। और ये बहुत स्पीड में होती है ऑफकोर्स, क्योंकि जितने इसमें कॉलिजन्स होंगे उसकी स्पीड उतनी बढ़ती जाएगी। और इस तरीके से फाइनली हमको ये रिफ्लेक्टेड, टोटल रिफ्लेक्टेड रे जो है वो मिल जाती है। जब आपने ये इलेक्ट्रिकल वायर्स देखी होती है तो वो एक बहुत कॉम्बिनेशन से, जब इस वायर को आप खोलते हो तो ऐसी पतली पतली तारें निकलती है बाहर की तरफ। ये जो होती है सिंगल एक ऑप्टिकल फाइबर होती है। तो जब हम बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर को यूज करते हैं तो एक लाइट पाइप बनता है ना। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग डेरिवेशन वाला टॉपिक है, जिसमें आपको सोना बिल्कुल नहीं है, समझना है, जो है हमारा रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। कोई भी एक केस हम करेंगे। हमने मिरर वाले में सारे केस किए थे, तो ये वाले जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम एक ही केस करेंगे, जैसे कि आपको अच्छे से समझना है। सो लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। सो नाउ वी आर प्रूविंग दिस फॉर्मूला। मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना दिया है, मैं आपको वापस समझा देती हूँ। तो ये मेरी स्फेरिकल सरफेस है, इसको हमने नाम दे दिया ए बी।
ये मैंने ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस, जो ये पोल है, ये मैंने रखा ऑब्जेक्ट, एक रह गई इधर स्ट्रेट इंसिडेंट रे, तो यहाँ पे क्या बनेगा नॉर्मल जो सीधा सी पे आया, और ये मैंने ले लिया, मेरी इमेज यहाँ पर बनी, तो ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे हो गई और ये मेरी इंसिडेंट रे हो गई, राइट। यहाँ से मैं एक ये पॉइंट को एन ले लूँ, नॉर्मल है, यहाँ से एक सीधा पॉइंट ले लेती हूँ एम, और पी और एम जो है वो बहुत क्लोज है एक दूसरे के, राइट, ध्यान रखना है हमको। कुछ एंगल्स कंसिडर कर लेते हैं, इसको अल्फा ले लेते हैं, इसको बीटा ले लेते हैं, और इसको हम गामा ले लेते हैं, राइट। अभी यहां से यहां तक का डिस्टेंस u होगा, ऑफ कोर्स ये हमारा r है यहां तक, और ये हमारा यहां से यहां तक v है। समझ में आ गया डायग्राम आप लोग को बहुत अच्छे से, है ना। अभी हम इसको डेराइव कैसे करते हैं ये देखते हैं। देखो डेरिवेशन जनरली करने का तरीका क्या है, क्योंकि हर डेरिवेशन में जो रिक्वायर्ड होता है, जो प्रूफ करना है, वैसी कंडीशंस ली जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस गिवन डायग्राम को हम अलग तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपने हमेशा याद रखना है कि डेरिवेशन को आप 2 बार 3 बार डिराइव करके उसकी प्रैक्टिस करो, तो ही वो ध्यान रहेगी। उसकी स्टेप्स बनाओ कि मुझे ये ट्राइंगल लेना है, ये ट्राइंगल लेना है, ये रेशो पे जाना है ना। तो इस तरीके से डिराइव करो। चलो सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं NOC, इन ट्राइंगल NOC। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये एक्सटीरियर एंगल है आई, और ये 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल है, तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आर कितना, आई कितना हो जाएगा मेरे पास, आई हो जाएगा मेरे पास अल्फा प्लस गामा। अब मैं ट्राइंगल ले लूं NIC, तो इस केस में गामा मेरे पास एक्सटीरियर एंगल है, सम ऑफ क्या हो जाएगा आर प्लस बीटा। यहां से आर की वैल्यू निकाल दूं तो गामा माइनस बीटा आ जाएगी। मेरे पास आई और आर की वैल्यू आ गई, इसको मैं साइड करके रख लेती हूँ। इसी के अलावा मैं अगर, मैंने बोला ये जो एंगल्स है ना ये बहुत छोटे हैं, तो 10 अल्फा लो की अल्फा लो, बीटा लो 10 अल्फा लो, 10 बीटा लो, साइन आई लो या आई लो, इनमें ज्यादा डिफरेंस अब नहीं आएगा। जब भी हम एंगल्स को छोटा मानते हैं तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से हम अलग कर सकते हैं। तो अल्फा को मैं 10 अल्फा भी बोल सकती हूँ। 10 की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अल्फा यहाँ बन रहा है तो NM अपॉन OM होगी। लेकिन मैंने बोला ओम M और P बहुत क्लोज हैं, तो NM अपॉन OP भी इसको हम बोल सकते हैं। दूसरा मैं बोलूंगी बीटा, जिसको मैं बोलूंगी 10 बीटा, तो वो क्या हो जाएगा NM अपॉन, ये रहा बीटा, NM अपॉन MI, और MI को मैं क्या बोल सकती हूँ PI भी बोल सकती हूँ, है ना। तीसरा मैं ले लूंगी गामा, जो हो जाएगा मेरा 10 गामा, जिसको मैं लूंगी NM अपॉन MC, और वापस से मैं NM को MC को PC भी लिख दूंगी, राइट। तो ये 3 चीजें मैंने ध्यान में रखने के लिए ले ली। चलो इसको थोड़ा जूम आउट करके अभी इसको हम थोड़ा सा मूव कर देते हैं। मूव, ये कर दिया हमने यहाँ पे साइड में, इसको मूव, है ना। आप लोग जूम करके देख सकते हो या फिर पीछे जाके वापस से देख लोगे उसको। नाउ हियर इज माय पेन। अब ये डेरिवेशन स्टार्ट होता है। स्नेल्स लॉ हमको क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है हमको स्नेल्स लॉ बोलता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू μ1 अपॉन μ2। इसको और थोड़ा लिखे तो कितना हो जाएगा, μ1 साइन आई, μ2 अपॉन μ1 होता है ये, है ना। तो μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर। और मैंने बोला ये इतने छोटे हैं कि साइन आई को मैं आई लिख दूंगी और साइन आर को मैं आर लिख दूंगी। सोना मत बच्चों, होने वाला है ये, है ना। एक्स वापस आ जाएगी, रिजल्ट वापस नहीं आएगा, तो पढ़ाई करो। आई की वैल्यू क्या आई थी हमारी, μ1 आई की वैल्यू क्या आई, अल्फा प्लस गामा। μ1 आई की जगह मैंने अल्फा प्लस गामा लिखा। ये आ गया मेरा μ2, आर की जगह क्या लिखूं मैं, गामा माइनस बीटा। इसी के साथ साथ ये अल्फा बीटा गामा की मेरे पास वैल्यू है, तो μ1 NM अपॉन OP प्लस NM अपॉन PC इज इक्वल्स टू μ2 NM अपॉन PC माइनस NM अपॉन PI। यहाँ से NM कॉमन निकल के कट जाएगा। अब देखो जरा OP क्या है, OP माइनस U है, तो रख दो। μ1 क्या है, 1 अपॉन माइनस U, प्लस PC कितना है R, तो 1 अपॉन R।
ये कितना हो जाएगा यहाँ से म्यू टू, एंड ये कितना है 1/PC, PC कितना है वापस से R, और 1/PI, PI कितना है V। ये सब वैल्यूज में पुट कर दी। अब इसको जरा सॉल्व कर दो। μ1/U माइनस का प्लस का μ1/R इज इक्वल्स टू μ2/R माइनस का μ2/V। ये μ2/V यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, माइनस μ1/U है इज इक्वल्स टू μ2/R, और ये चला जाएगा यहाँ पे माइनस में, उसके नीचे भी R है तो एक ही बार R, और ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। इजी विजी। अगर μ2 को हम म्यू ले लें और μ1 को हम 1 कंसिडर कर लें तो ये हो जाएगा μ/V माइनस 1/U इज इक्वल्स टू μ-1/R, क्योंकि ये भी कई बार मैंने देखा एग्जाम में ऐसे भी आया है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट स्फेरिकल में किस तरीके से कॉनकेव कॉन्वेक्स में सरफेसेस में आपका इमेज बन रहा है, और आप ये डेरिवेशन करो। ये डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रट लो और कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो, है ना। चलो थैंक यू। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला से। चलो डन।